हिटलर जो जिस नीति पे चल रहा था, आज हमारी मोदी सरकार भी उसी नीति पे चल रही है। जहां हिटलर कहा करते था कि भाई शिक्षा को मेरी मुट्ठी में आने दो, मैं राज्य को अपनी मुट्ठी में ले जाऊंगा, मोदी सरकार भी सेम उसी नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं। शिक्षा को अपने मन मुताबिक बनाना चाहते हैं। और मात्र 19% लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन की जद में आ पाए, ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए। तो ऐसे कैसे सुनहरा देश, विकसित भारत, विकासशील भारत, ये सब जो नारे वो लोग दे रहे हैं, ये कैसे होगा? ये जो बातें वो लोग बोल रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि पढ़ने के लिए लड़ना भी पड़ेगा, पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और एनईपी जो पूरी तरीके से हमारे ऊपर थोपी जा रही है, एनईपी जिसको बिना चर्चा बातचीत के हमारे ऊपर लाया गया, थोप दिया गया, इसको वापस कराने की मांग को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन रखा है। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। यहाँ पर निजीकरण को लेकर धरना दिया जाए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि देश को जिस तरह से बेचने की तैयारी में जुट चुकी है मोदी सरकार, अब उसी के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आइए लिहाज से लोगों से बात करते हैं कि क्या आखिर मुद्दा क्या है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सचिन जैन, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट के। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहते हैं। आज 5 अप्रैल को हम लोग यहाँ पर AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी द्वारा जो धरना रखा गया है, ये नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसके खिलाफ रखा गया है। ये नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण को तेज़ी के साथ बढ़ा रही है। ये सांप्रदायिकता का मुद्दा लेकर आई है। शिक्षा के अंदर जो भी लोकतांत्रिक पहलू था उसको पूरी तरह से खत्म करते हुए केंद्रीकरण को ये बढ़ा रही है। ये बजट को लगातार कम करके हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रही है। इसलिए इसके खिलाफ पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है। पूरे देश भर के छात्रों में, शिक्षकों में एक रोष है इसको लेकर। इसको वापस लेने की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर ये आंदोलन चला रहे हैं और ये धरना यहाँ पर रखा गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये नीति बोल रही है शिक्षा के 6% GDP पर खर्च करने के लिए, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि बजट का 10% हिस्सा खर्च होना चाहिए। केंद्र सरकार को बजट का 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। लगातार शिक्षा बजट में सरकारों ने कटौती की है और अभी कोरोना का पूरा लाभ लेकर जिस तरीके से हो रहा है कि वो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन पर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करना चाहिए, टीचर्स की, प्रोफेसर्स की भर्ती होना चाहिए, नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को खोलना चाहिए, स्कूल्स में जो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है उन सबको जो डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, इसकी तरफ सरकार का रुख नहीं है। उल्टा वो लोग बोल रहे हैं कि स्कूलों को बंद कर देंगे। 15 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल हैं उन सबको बंद करके सिर्फ एक स्कूल कॉम्प्लेक्स को खोल देंगे। ये बात वो बोल रहे हैं। पूरे देश भर में हम जानते हैं 10 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। 10 लाख से ज़्यादा शिक्षक पूरे देश भर में नहीं है। सरकार के आंकड़े हैं ये। प्रोफेसर्स की भी हम जानते हैं 1 लाख से ज़्यादा प्रोफेसर्स की कमी है। राज्य की यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन शिक्षकों की, प्रोफेसर्स की भर्ती पर इसका कोई ध्यान नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार गुरु को नहीं दे रही है। ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जिसकी अप्रोच में हमारे देश के लोग नहीं हैं। गांव-गांव में आज नेटवर्क नहीं है। गांव-गांव में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि महंगा डाटा वो लोग खरीद सकें। उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। जो आंकड़े तमाम आए हैं कि 39% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन की जद में हैं शहर में, और मात्र 19% लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन की जद में आ पाए, ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए हैं। तो ऐसे कैसे सुनहरा देश, विकसित भारत, विकासशील भारत, ये सब जो नारे वो लोग दे रहे हैं, ये कैसे होगा? बोलना अलग बात है, पढ़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये जो बातें वो लोग बोल रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि पढ़ने के लिए लड़ना भी पड़ेगा, पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और एनईपी जो पूरी तरीके से हमारे ऊपर थोपी जा रही है, एनईपी जिसको बिना चर्चा बातचीत के हमारे ऊपर लाया गया, थोप दिया गया, इसको वापस कराने की मांग को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। तो जो मोदी जी लगातार कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा नीतियों को लेकर हैं, असल में मोदी जी की बात को हमें दूसरे सेंस में लेना होगा। अगर वो बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे, इसका मायने है कि पहले से जो शिक्षा व्यवस्था सही मायने में मौजूद है उसको वो खत्म करने का बोल रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनॉमी है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे।
स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर, PPP मॉडल पर वो प्राइवेटाइज कर देंगे। तो क्या प्राइवेटाइजेशन देश के हित में होगा? जिस देश की 80% से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हो, क्या उस देश में निजीकरण से सब लोग शिक्षा ले पाएंगे? अगर एजुकेशन की एक्सेस सब तक हमको चाहिए तो सरकार को बजट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी और उनके मंत्री लोग बजट बढ़ाने पर आगे नहीं हैं। वो बजट को लगातार कम कर रहे हैं। ऐसे कैसे ये हो पाएगा? क्या वाकई इस देश में मुद्दा शिक्षा है? क्या शिक्षा को इतनी सीरियसली लिया जाता है कि शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता है इस देश में? आपको लगता है? शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। असल में शिक्षा से ही तो एक मनुष्य इंसान बनता है। एक इंसान के अंदर सोचने समझने की ताकत हासिल होती है, शक्ति हासिल होती है। वो सही और गलत में फ़र्क करना समझ पाता है, सीख पाता है। लेकिन अभी हो रहा है कि शिक्षा कोई मुद्दा सरकार नहीं समझ रही है, लेकिन इस देश की जनता समझ रही है, छात्र समझ रहे हैं, नौजवान समझ रहे हैं। हमारी सरकार अभी कर रही है कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटेगी, सांप्रदायिकता के आधार पर वो लोग इस देश में पोलराइजेशन करके वोट बढ़ा रहे हैं। वोट ले लेंगे, हो सकता है सरकार भी कोई पार्टी बना ले, बीजेपी दोबारा भी बना ले, लेकिन शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोग अगर पढ़ेंगे नहीं, लोगों के अंदर एक सही सोच विकसित नहीं होगी तो देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी मुद्दा है। शिक्षा है, रोजगार है, आम आदमी की ज़रूरतें हैं। इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, इन मुद्दों पर डिबेट होना चाहिए। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, चौराहों पर, विभिन्न क्षेत्रों में इन मुद्दों पर चर्चा हो, बात हो, तब जाकर इसमें सरकार को इसके लिए पहलकदमी करना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए। तो आज जब मुद्दा है कि बेरोजगारी है, महंगाई, ऐसे कई मुद्दे हैं आज जिस पे बात होनी चाहिए, लेकिन आजकल बात होता है हलाल पर, ठीक है? अभी आपने सुना होगा हिमालय एंड ऑल कंट्रोवर्सी हो रही थी, कश्मीर फाइल्स पर बात होती है, लेकिन इन सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। उस पर क्या कहेंगे? वही हम बोलना चाह रहे हैं कि जो असल मुद्दे हैं जनता के हित के, शिक्षा एक छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, रोजगार एक नौजवान के लिए बहुत ज़रूरी है, महिलाओं की, बच्चियों की सेफ्टी इस देश में क्या हालत हो रही है आप लोग समझ रहे हैं, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, ये सब जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, इन मुद्दों पर खुलकर बात होना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से इन मुद्दों पर फेल है, नाकाम है। सरकार ना तो लोगों को शिक्षा दे पा रही है, रोजगार की तो बात ही करना बेकार है, रोजगार में तो पूरा चौंकाने वो चित है, पूरी तरीके से फेल है। उसी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भी हम देख रहे हैं कि रेपिस्ट को संरक्षण दिया जा रहा है। सरकार की पार्टियों के द्वारा, सरकारी पार्टी द्वारा रेपिस्ट के पक्ष में जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये इस देश में दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसा भी दिन देखने को मिल रहा है कि महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ खेलने वालों को पूरी तरीके से संरक्षण दे रही है सरकार। एक ऐसे समय में इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इन मुद्दों को जो दरकिनार किया जा रहा है, दूसरे जो कृत्रिम मुद्दों को उछाला जा रहा है, भले ही वो कश्मीर का इशू हो, हिजाब का मुद्दा हो, भले ही वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, भले ही कोई दूसरा ऐसा मुद्दा हो जिसको कृत्रिम तौर पर लाया जा रहा है, इन मुद्दों को पूरी तरीके से आम जनता का भला नहीं होगा। इनको पूरा नेगलेक्ट करते हुए, इनको दरकिनार करते हुए आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम छात्र और नौजवान महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उनको सामने लाया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बात करती है देश के विकास की, मोदी जी बात करते हैं देश के विकास की, क्या देश का विकास निजीकरण करके होगा, सब कुछ बेच करके होगा? वही हम कहना चाह रहे हैं कि निजीकरण जब पूरा हो रहा है तो इससे देश का विकास कैसे होगा? एयर इंडिया का निजीकरण उन लोगों ने कर दिया। अभी यूक्रेन से लोगों को लेकर आना था, हमारे जो देश के नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको लेकर आना था, कितनी तकलीफें आई। जो एयर इंडिया निजी फ्लाइट हो गई है अभी, वो दुगना तिगना 4 गुना तक किराया वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट और आम लोग जो रह रहे थे नागरिक भारत के, उन लोगों से वसूल रही थी। जब विरोध हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश भर में, जब विरोध हुआ तब सरकार ने हस्तक्षेप किया। लेकिन निजीकरण अगर हर जगह हो जाएगा, रेलवे का हो जाएगा, तमाम जो PSU है इनका हो जाएगा, गेल, रेल, भेल, इन सब का जब निजीकरण हो जाएगा, स्कूल का, कॉलेज का निजीकरण हो जाएगा, तब जिस तरीके से होगा कि आम आदमी इनके ऊपर पूरा निर्भर हो जाएगा। अभी हम जानते हैं पानी की 20 रुपए की बोतल हमको खरीद कर पीना पड़ता है। सरकार पानी की गारंटी नहीं ले रही, लेकिन कुछ कुछ जगह पानी आ रहा है, सप्लाई का पानी आ रहा है, कुछ जगह हो रहा है। अगर पानी का पूरी तरीके से निजीकरण हो जाए तो लोगों को प्यासा मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये जो हालत हो रही है, क्योंकि हमारे देश में लोग जो हैं बेरोजगार हैं, लोगों की अंदर खरीदने की ताकत नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, इसीलिए निजीकरण गलत है। सरकार को चाहिए कि वो जो न्यूनतम जरूरत है एक इंसान को जीने के लिए, उसकी जिम्मेदारी बोले, यही तो उसका काम है।
बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। वो जो लोग बोल रहे हैं, असल में जो उनका रियल बिजनेस है उसको पूरी तरीके से वो ख़त्म करके जो कह रहे हैं कि हम कैपिटलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करेंगे, ये बात वो बोल रहे हैं, ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि सबको एजुकेशन देंगे, इसके लिए स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हेल्थ की गारंटी होगी और गवर्नमेंट सेक्टर जो है हेल्थ का वो इतना इम्प्रूव होगा, इतना मजबूत होगा कि सबको रोज हेल्थ की सुविधा मिल पाएगी। उसी ढंग से रोजगार को हर जगह करने के लिए ज़रूरत है कि रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए, नई नई फैक्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज़ को खोला जाए। बहुत ज़रूरत है कि रोजगार सृजन हो, इस तरफ सरकार को काम करना चाहिए। निजीकरण का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बुनियाद को बनाने के लिए ज़रूरत होता है, जिसी के आधार पे आने वाले समय में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, उस आधार को, उस बुनियाद को खोखला बनाने का काम कर रही है। आप देखिए जिस तरीके से क्लोजर और मर्जर की बात की जा रही है, तमाम तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद करने का आज फरमान जारी कर दिया गया है। तमाम राज्यों में आप अगर देखेंगे तो 8,000, 10,000, 15,000 स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, हो भी रहे हैं। दिल्ली में भी आप देखेंगे 2 बार नगर निगम का आदेश आ चुका है कि 80 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और इसके जगह पे स्कूल कॉम्प्लेक्स खोलने की बात की जा रही है। मतलब जहां हम बोलते हैं कि सरकार को हर एक लेवल पे शिक्षा आम जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जो एक्सेसिबिलिटी है शिक्षा की, जो पहुंच है वो हर एक जनता की रीच में होना चाहिए। आज इसके बजाय हम देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा को आम छात्रों से दूर किया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है बड़ी तबका को कि वो प्राइवेट शिक्षा की ओर जाएं, निजी शिक्षा की ओर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करें और शिक्षा खरीद सकें। आज जो सार्वजनिक शिक्षा है, जो पब्लिक फाउंडेड एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने का पूरा सरकार योजना बना रही है। देखिए मुख्य कमियां इसकी अगर हम गिनाने बैठेंगे तो ये एक पूरा दिन भर की एक चर्चा है। ये 66 पर पेज की जो पूरे डॉक्यूमेंट है, सरकार ने इसमें कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं किया है। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट लाए हैं या कहीं सुधार बात की गई है। इसमें पूरी तरीके से स्कूल एजुकेशन से लेकर हाईएस्ट एजुकेशन तक हर स्तर में इसमें बदलाव किया गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सरकार का जो इसको इतने अहम नीति को लाने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी तरीके से गैर जनवादी है। इसी से हम समझ सकते हैं कि सरकार का असली मकसद क्या है। हम सभी जानते हैं सन 2020 में सरकार ने इस नीति को लाया, एक ऐसे समय में जब देश में पूरी तरीके से कोविड महामारी का दौर चल रहा था, आम जनता अपनी जीवन बचाने की लड़ाई में जद्दोजहद कर रही थी, सरकार ऑक्सीजन देने तक भी सक्षम नहीं थी। ऐसे में जहां ज़रूरत थी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की, उसको और बेहतर करने की, ऐसे एक आपदा के समय में सरकार जो नारा भी देती है कि हम आपदा को अवसर बनाना चाहते हैं, हमें आपदा को अवसर के में इस्तेमाल करना चाहिए, सरकार उसी कदम पे काम कर रही है। और इस ऐसी आपदा के समय में इतनी एक अहम देश की शिक्षा नीति, जिससे हर एक देश का तबका जुड़ा हुआ है, शिक्षा राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है, ऐसी एक शिक्षा नीति को आनन फानन में सरकार इस आपदा के समय में लेकर आती है। सरकार भली भांति जानती है कि अगर इसको सामान्य दिनों में लाया जाएगा तो लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों का जो एक विरोध है, इसको सामना कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं, देखिए समय की मांग होने से तो नहीं होगा, समय की मांग तो है, लेकिन बदलाव के 2 पहलू होते हैं। बदलाव एक होता है सकारात्मक तरीके का बदलाव, जो कि पहले वाली व्यवस्था से और उन्नत करने के लिए होता है, ना कि हम इसको कहेंगे कि एक नकारात्मक बदलाव कि जो कि शिक्षा व्यवस्था का जो ऑलरेडी हम देखते हैं जो लचर ढांचा है उससे और भी बुरी स्थिति में ले आए। तो ये कोई बदलाव नहीं है। ये कहीं ना कहीं आज जिस संकट से ये दौर गुजर रहा है, देश में हर एक तरीके की जो हालात हम देख रहे हैं, आर्थिक हालात हैं, सामाजिक हालात हैं, शैक्षणिक समस्याएं हम देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों को भटकाने का, लोगों की असल मुद्दों पे जो सोच समझदारी विकसित ना हो पाए, इसीलिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। हर एक देश का शासक व्यवस्था हमेशा सत्ता में अगर शासन करना चाहता है, राज चलाना चाहता है, सबसे पहले उसका हमला होता है शिक्षा व्यवस्था पे। हिटलर जो नीति पे चल रहा था, आज हमारी मोदी सरकार भी उसी नीति पे चल रही है। जहां हिटलर कहा करते था कि भाई शिक्षा को मेरी मुट्ठी में आने दो, मैं राज्य को अपनी मुट्ठी में ले आऊँगा, मोदी सरकार भी सेम उसी नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं। शिक्षा को अपने मन मुताबिक बनाना चाहते हैं। जनता एक तरफा आपका मामला है। आप देखिए ये जो लोग बैठे हैं, ये सिर्फ वो लोग हैं जो कि सिर्फ बहुत कम संख्या में बुलाए गए लोग हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से जो इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर, और इससे भी पहले से 1 साल 1.5 साल से जब से ये नीति लाई गई है, जब हम लोगों के बीच में गए हैं, एक भी प्रतिशत हमको अगर तबका मिला हो जो इसका प्रतिवाद में उठ के खड़ा हो। देखिए ये उनका तर्क है, वो कोई भी तरीके से जो बात आती है उसको हमको समझना पड़ेगा। क्या हम एक कोरा तर्क दे रहे हैं? क्या हम विरोध करने के लिए बिना आधार के विरोध कर रहे हैं? ये उनको समझना पड़ेगा। क्या उन्होंने हमारे सामने बैठ के कोई सुझाव मांगा?
क्या उन्होंने जनवादी प्रक्रिया अपनाई? हम तो सवाल करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इतने बड़े एक लोकतांत्रिक देश में जब शिक्षा व्यवस्था की बात होती है तो किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? क्या चंद कुछ अफसरशाहों को बिठा के एक नीति बना देने से एक नीति चल जाएगी? शिक्षा जो एक तमाम जो एक जिसमें सभी का एक योगदान है, जिसमें छात्र समुदाय हो, शिक्षक समुदाय हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, आम जनता, जो तमाम तरीके से शिक्षा का एक स्टेक होल्डर है, जो जुड़े हुए हैं इनसे, इनकी राय का क्या कोई भी महत्व नहीं है? इनसे सुझाव नहीं लिया जाना चाहिए? आज जिस तरीके से सरकार चल रही है, साफ तौर पे हमें समझ में आ रहा है कि कॉरपोरेट घरानों को आज उनको सत्ता को बचाने के लिए, कॉरपोरेट घरानों की तिजोरियों को भरने के लिए आज सरकार इस तरीके से नीतियों को ला रही है। साफ तौर पे जाहिर हो चुका है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से किसान हित की बात करते करते 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई थी, तब भी यही बात हो रही थी कि हम तो किसानों का भला चाहते हैं, और वही किसान देश में 1 साल आप लोगों ने दिल्ली राजधानी में हम लोगों ने इसके गवाह बने किस तरीके से देश का किसान पिछले 1 साल तक लड़ाई लड़ा और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। तो बात है कि सरकार की चालाकियों को, सरकार के तर्क को समझना पड़ेगा। सरकार विपक्ष को मौका नहीं दे रही है। सरकार इसके प्रतिवाद में उठने वाली तमाम आवाज़ को दबाने का बात कर रही है। देखिए, सरकार की ताकत के साथ तुलना करेंगे तो हमारा बेशक हम लोग उस रफ्तार के साथ हमारे पास जिस तरीके से आंदोलन, देखिए एक दिन में आंदोलन कोई भी जीता नहीं जाता है। जितना बड़ा देश में जितनी दूर तक लोगों तक इस बात को ले जाने की ज़रूरत है, वो काम को हमको सुचारू रूप से चलना है। बात जितनी भी हो, आज़ादी की लड़ाई भी हमको 150 साल लड़के ही मिली थी। इसको हमको समझना पड़ेगा, कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती। मकसद हो कि हम लोग एक ईमानदारी से सही चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं कि नहीं, ये अहम बात है। हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच में जाके एक तर्क के आधार पर इस नीति के बारे में लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों को जोड़ते हुए इस आंदोलन को मजबूत बना रहे हैं। और उसी का नतीजा है, आप देखिए कि इतने कम दिनों की तैयारी में हज़ारों से ज़्यादा छात्र पूरे देश भर से यहाँ आए हैं। ये एक छोटी सी झलक है। अगर हम पूरी तादाद को सरकार अगर अलाउ करे तो यहाँ पे 2000-5000 की भी संख्या यहाँ पे मौजूद की जा सकती है। लड़ाई को और मजबूत बनाया जाएगा। इसी प्रक्रिया में हम लोग आंदोलन जीतेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इस नीति को वापस लेने के। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉपी कर लेने से चीज़ों को नहीं होता है। हमें तमाम चीज़ों में उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम किस लेवल पर हैं उनके साथ। अभी सरकार हर तरीके से सब चीज़ को बराबर कर देना चाहती है। क्या हमारा देश में आज भी बराबरी है? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सरकार ने लागू कर दिया। मतलब तमाम विश्वविद्यालय जो सरकारी विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें हर एक राज्य का अगर छात्र एडमिशन लेना चाहेगा तो उसको कॉमन एंट्रेंस देना पड़ेगा। हमारे देश में जहाँ इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी तरीके की इनइक्वालिटीज़ हैं, हर एक तरीके से जहाँ पे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्राउंड में अलग अलग लेवल है, कोई बहुत स्थितियाँ डिफरेंसेस हैं, ऐसे में हम अगर कहें कि सबके लिए समान रूप से एक नीति बना दी जाएगी तो क्या ये कारगर होगा? क्या ये कहना कहीं से भी तर्कसंगत होगा कि सबके लिए न्याय हुआ है? इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। मतलब हम सब चीटर थे। इसका सीधा साधा अर्थ यही निकलता है कि हम चीनी के दानों को डायमंड बताते थे। इसका मतलब हुआ कि हम पूरी दुनिया के साथ चीटिंग करते थे। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को ये बताया जाता है। दीनानाथ बत्रा की 9 किताबें गुजरात में 6 साल पहले 2014-15 में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और ये किताब सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट इंडिया की नॉलेज सिस्टम की बात नहीं करती, जो कि सरासर गलत है, लेकिन एंटी मुस्लिम है, एंटी क्रिश्चियन है, एंटी वुमेन है। उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी गलत तरीके से बताया गया है। उसमें सर आशुतोष मुखर्जी को भी गलत तरीके से बताया गया। तो ये एजुकेशन का जो कम्युनलाइजेशन हो रहा है गुजरात में सालों से है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश को अभी सफलता मिलनी बाकी है। और जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम ये प्रतिज्ञाबद्ध होकर जाएंगे कि गुजरात में ये जो एजुकेशन का कम्युनलाइजेशन हो रहा है उसे किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा। लास्ट में मैं यही बात बताऊंगी कि शायद हो जाए कि एनईपी के कुछ पॉइंट विड्रॉ भी कर लिए जाए, शायद ये स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात को खारिज कर दिया जाए, बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल कॉलेजेस खोले जाए, जितने भी वैकेंट पोस्ट है वो सब के सब भर दिए जाए, जितनी भी ग्रांट अभी रुकी हुई है वो सारी की सारी ग्रांटों को दिया भी जाए। लेकिन फिर भी एनईपी का हमें अपोज करना होगा, क्योंकि इसमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करके एजुकेशन को जो कम्युनल टर्न देने की जो पूरी कोशिश हो रही है, दोस्तों अगर ये फुल फ्लेज में इम्प्लीमेंट हो गया तो ना सिर्फ हमारी शिक्षा बचेगी, हमारा समाज भी नहीं बचेगा। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ बैठी है, अगर शिक्षा का सांप्रदायिकरण हुआ तो मुझे नहीं लगता कोई भी लड़कियां घर से बाहर आकर पढ़ाई कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहला हमला लड़कियों पर होगा। जिनकी सोच सांप्रदायिक होती है वो कभी भी महिलाओं को, कभी भी अदर कम्युनिटी के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे।
इसलिए ना हमें सिर्फ अपनी शिक्षा को बचाना, यदि हम हमारे समाज को बचाना चाहते हैं, आने वाले दिनों में अगर हम हमारे समाज को जंगल जैसी सिचुएशन पैदा ना हो ऐसा चाहते हैं, तो एनईपी के तहत जो एजुकेशन में कम्युनलाइजेशन करने की जो बात है, उसे हम लोगों को डट कर उसका विरोध करना होगा और उसके सामने लड़ाई करनी होगी। बस यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, एआईडीएसओ जिंदाबाद। तो यहाँ पर देखा कि लोग कैसे लगातार इस चीज़ का विरोध करें, निजीकरण का विरोध करें, किस तरह से सरकारी शिक्षा नीतियों का विरोध किया जा रहा है। मोदी सरकार से एक मांग की जा रही है कि किस तरह से शिक्षा पर जोर दिया जाए, शिक्षा को बेहतर किया जाए यहाँ पे देश के छात्रों के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इन सारी बातों पर क्या गौर फरमाती है, क्या इनके नतीजे निकल कर आते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।